नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता और आज हम अपना ऑल अबाउट जीएसटी जो है मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने इनकम टैक्स के बारे में सीखा, टीडीएस के बारे में सीखा। अब हम बात करेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कब चार्ज किया जाता है, कैसे चार्ज किया जाता है, कैसे पेमेंट की जाती है, कैसे जीएसटी की रिटर्न्स फाइल की जाती है, वो सब हम अपने इस मॉड्यूल के अंदर कवर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक बातों से, जैसे कि टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं, टैक्सेस किसके द्वारा लगाए जाते हैं, और टैक्सेस लगाने के लिए जो हमारा कानून है, जो हमारा संविधान है, उसके अंदर क्या प्रोसीजर दिया गया है, कैसे किसी टैक्स को लगाया जा सकता है। जनरली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट है वो जब कोई टैक्स लगाती है तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई भी टैक्स किसी भी समय लगा सकती है। उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ता है। हम उस पूरे प्रोसीजर को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर मैं बात करूं, जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको प्रैक्टिकली कहीं पर भी यूज करने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स उसकी प्रैक्टिकलिटी में कोई भी रेलिवेंस नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाहते हैं कि इंडिया जैसे देश में टैक्सेस को कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, वो अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इस इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखें और समझें। जनरली आप जीएसटी में देखते हैं कि 3 तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और उसके साथ लगाया जाता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और तीसरा टैक्स है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे आईजीएसटी कहा जाता है। तो हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में हम साथ में डिस्कस करेंगे कि क्यों यह 3 तरह के टैक्सेस का जो है सिस्टम है, जो कॉन्सेप्ट है, लाया गया जीएसटी के अंदर, जिसे बेसिकली ड्यूअल जीएसटी कहा जाता है। ड्यूअल जीएसटी जो है फॉलो किया जाता है इंडिया जैसे देश में, जहां पर अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, विद इन दी स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर जो है सप्लाई होती है, तो ऐसे में जो है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी चार्ज किया जाता है। और अगर बात करें इंटर स्टेट सप्लाई, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होती है, तो ऐसे केस में आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। तो यह ड्यूअल जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया इंडिया जैसे देश में, यह भी हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है कवर किया जाएगा। तो इसलिए अगर आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, जो एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियरिटी रखना चाहते हैं, तो इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से जो है डिस्कस किया गया है, अच्छे से आप उसको देखें, समझें, और अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट है जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन, वो हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम जीएसटी के बारे में बेसिक बातें करेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर। यह स्लोगन आपने काफी बार सुना होगा। यह स्लोगन इसलिए दिया गया, जीएसटी से पहले हमारे देश में बहुत सारे टैक्सेस एक साथ एक ही व्यक्ति पर लगाए जाते थे, लेकिन उन सभी टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक टैक्स लगाया गया, जिसकी वजह से इसे वन नेशन वन टैक्स का नारा दिया गया। फ्रेंड्स, अगर हम बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि टैक्स क्या होता है और यह क्यों लगाया जाता है। आप और हम किसी ना किसी रूप में प्रत्येक दिन कोई ना कोई टैक्स पे करते हैं। कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है और कुछ लोगों को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई टैक्स जरूर पे करते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आप वहां पर भी टैक्स पे करते हैं। अगर आप सिनेमा हॉल में, थिएटर्स में मूवी देखने जाते हैं, आप वहां भी टैक्स पे करते हैं। अगर आप प्राइवेट कोचिंग्स लेते हैं, ट्यूशंस लेते हैं, तो वहां पर भी आप टैक्स पे करते हैं। आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उस पर भी आप टैक्स पे करते हैं। तो इस तरह हम किसी ना किसी रूप में ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि टैक्स क्या होता है और यह क्यों लगाया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक देश को चलाने के लिए, एक राष्ट्र को चलाने के लिए कुछ गिने चुने लोगों का ग्रुप होता है जिसे गवर्नमेंट कहा जाता है।
ए कंट्री इज रन बाय द ग्रुप ऑफ पीपल एंड सच ग्रुप इज नोन एज गवर्नमेंट। और यह गवर्नमेंट, यह ग्रुप ऑफ पीपल्स हमारे द्वारा ही चुने हुए कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको हम यह देश चलाने की पावर देते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया में दो तरह की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और दोनों ही गवर्नमेंट्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जहां उनको पावर दी गई है वही उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे कि देश के नागरिकों को हिंसा होने से बचाना, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जिसमें कोई भी किसी भी तरह की हिंसा ना हो और हर व्यक्ति, हर सिटीजन सेफ रहे, सिक्योर रहे। देश के नागरिकों को कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज देना, सच एज ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वह देश के नागरिकों को अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, और साथ ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जिनसे सभी नागरिक उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें और शांति का माहौल बना रहे। तो जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही गवर्नमेंट्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिनमें सभी सिटीजन्स को हिंसा से बचाना है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज देनी है, ट्रांसपोर्टेशन की है, इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन की है, हेल्थ केयर की है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं। लेकिन गवर्नमेंट को अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्रत्येक चीज के लिए किसी ना किसी रूप में पैसे की जरूरत होती है, चाहे वह ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटीज है, चाहे वो एजुकेशन प्रोवाइड करना है, चाहे वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है। इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, और गवर्नमेंट के लिए पैसे का सबसे मेन सोर्स है टैक्स। गवर्नमेंट इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है, उसके लिए लोगों पर कर के रूप में एक बर्डन डाल देती है और सभी व्यक्ति को लगाया गया टैक्स पे करना होता है। अगर वह टैक्स पे नहीं करता है तो यह एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है और उसके अगेंस्ट आपको अरेस्ट तक किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास और कोई सोर्सेज नहीं है। गवर्नमेंट के पास टैक्स के अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, लाइक सेल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम है, मिनरल्स है, इनको बेचकर भी गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा कर सकती है, लेकिन इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं और एक लिमिट तक ही इससे फंड जुटाया जा सकता है। प्रॉफिट फ्रॉम रेलवेज, जो रेलवे गवर्नमेंट रन करती है, उससे जो भी होने वाला प्रॉफिट है वह गवर्नमेंट की फंड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी टैक्स गवर्नमेंट का मेन सोर्स है रेवेन्यू, जो कि गवर्नमेंट्स की फंड्स रिक्वायरमेंट को मीट आउट करता है। अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बात करूं टैक्स की, तो टैक्स वो मनी है, वो पैसा है जो लोग गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट उन पैसों से पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। In very simple words, tax is the money that people have to pay to the government, which is used to provide the public services. For example, taxes are used to pay for people who work for government, such as the military and police, provide services such as education and healthcare, and to maintain or build things like road, bridges and sewers. तो यहाँ पर जो पैसा लोगों से टैक्स के रूप में लिया जाता है, वह पैसा गवर्नमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज को दिया जाता है, एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है, हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है, और रोड्स, ब्रिजेस और सीवरेजेस बनाने में यूज किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि टैक्स क्या होता है और गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस की। अगर हम टैक्सेस को ब्रॉडली क्लासिफाइड करें तो यहाँ पर हम दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट टैक्सेस, नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा किसी एक व्यक्ति पर लगाए जाते हैं और उसी व्यक्ति से कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा एक व्यक्ति पर लगाए जाते हैं और अल्टीमेटली बर्डन उस व्यक्ति पर ही रहता है और उसी व्यक्ति द्वारा गवर्नमेंट को पे किया जाता है। जिसका सीधा सा एग्जाम्पल आप इनकम टैक्स ले सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप जानते हैं कि जो इनकम टैक्स आप पर गवर्नमेंट के द्वारा लेवी किया जाता है उसकी पेमेंट आपके द्वारा ही गवर्नमेंट को की जाती है। नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पर जो टैक्सेस की कलेक्शन है वह इनडायरेक्ट वे से गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस किसी व्यक्ति पर ना लगाकर
किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज पर लगाए जाते हैं और इसका बर्डन जिस व्यक्ति से यह टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है उस व्यक्ति पर ना रहकर किसी दूसरे व्यक्ति पर रहता है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो जैसा कि आप सब देखते हैं, अगर आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु पर लगने वाले टैक्स की पेमेंट आप सेलर को करते हैं और सेलर उस टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को करता है। तो यहां पर जिसका टैक्स का अल्टीमेटली बर्डन कंज्यूमर पर पड़ रहा है, लेकिन कंज्यूमर यह टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे ना करके किसी दूसरे व्यक्ति को पे करता है जो कि सेलर है या मैन्युफैक्चरर है, और वह सेलर या मैन्युफैक्चरर इस टैक्स को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो यहां पर अल्टीमेटली जिस पर बर्डन पड़ा वह कंज्यूमर है, लेकिन उसके द्वारा डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं की जाती है, किसी थर्ड पर्सन को वह पेमेंट की जाती है और वह थर्ड पर्सन गवर्नमेंट को पे करता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस विच आर लेविड ऑन ए प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड कलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन ऑन विच टैक्सेस आर लेविड। Example, GST, custom duty, etc. Its incidence is borne by the consumer who ultimately consume the products or the services, while the immediate liability to pay the tax may fall upon another person such as manufacturer or provider of services or seller of goods. यहाँ पर चार्ट दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है मिस्टर एक्स है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं अपना इनकम टैक्स, जिसे डायरेक्ट टैक्स कहा गया है। दूसरे एग्जाम्पल में इनडायरेक्ट टैक्सेस को बताया गया है, मिस्टर एक्स हैं जो पे करते हैं मैन्युफैक्चरर को जीएसटी या फिर सेलर को पे करते हैं जीएसटी और वह सेलर आगे गवर्नमेंट को पे करता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली मिस्टर एक्स का टैक्स मैन्युफैक्चरर के द्वारा गवर्नमेंट तक पहुंचता है। तो जैसा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो हमारे लिए यहाँ पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या क्या फीचर्स होती हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्सेस की विशेषता क्या है, उसमें क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सबसे पहले मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस एक मेजर सोर्स ऑफ टैक्स है। अगर मैं टोटल टैक्स की कलेक्शन की बात करूं, डायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों को मिलाकर जितनी कलेक्शन किसी भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट्स के द्वारा जो टोटल कलेक्शन की जाती है उसमें से 50% से भी ज्यादा की कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्सेस से की जाती है। तो इस तरह आप एक अनुमान लगा सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस एक बहुत ही मेजर सोर्स है रेवेन्यू का गवर्नमेंट के लिए। नंबर 2, कमोडिटी टैक्स। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर खास बात यह होती है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस किसी व्यक्ति विशेष पर ना लगाकर किसी वस्तु पर या फिर किसी सेवा पर लगाई जाती है, और अगर आप उन वस्तु को या फिर सेवाओं को खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ही आपको इस टैक्स की पेमेंट करनी होती है। तो इसलिए इसको कमोडिटी टैक्स भी कहा जाता है। इट इज लेविड ऑन कमोडिटीज एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर और परचेज और सेल और इंपोर्ट एक्सपोर्ट देयरऑफ, हेंस इट इज आल्सो नोन एज कमोडिटी टैक्सेशन। इट इज आल्सो लेविड ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। नंबर 3, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो टैक्स का बर्डन है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट होता चला जाता है। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर किसी रिटेलर्स को कोई भी गुड्स या सर्विसेज सेल करता है, तो ऐसी सिचुएशन में मैन्युफैक्चरर या होलसेलर उस रिटेलर से टैक्स कलेक्ट करता है और उस टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को कर देता है। उसके बाद रिटेलर जब यह गुड्स या सर्विसेज किसी कंज्यूमर को सेल करता है तो उस कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करता है, और जो टैक्स वह ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर को दे चुका है उसको कम करके बाकी का जो टैक्स है वह गवर्नमेंट को जमा करा देता है। और इसका अल्टीमेटली बर्डन देखा जाए तो कंज्यूमर पर, जो लास्ट में जो परचेज करता है उस पर पड़ता है। जैसा कि यहाँ पर होलसेलर ने भी अपनी जेब से कोई भी टैक्स नहीं दिया है, उसने भी रिटेलर से टैक्स की कलेक्शन की और आगे गवर्नमेंट को पे कर दी। रिटेलर ने भी जो कंज्यूमर है उससे टैक्स की कलेक्शन की, और जो टैक्स वह ऑलरेडी होलसेलर को दे चुका है उसको कम करने के बाद, लेस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट है वह गवर्नमेंट को जमा करा दी। तो यहाँ पर अल्टीमेटली देखा जाए तो जो टैक्स का बर्डन है वह कंज्यूमर पर पड़ रहा है।
लेकिन यह टैक्स का बर्डन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट होता जा रहा है। पहले टैक्स का बर्डन मैन्युफैक्चरर पर डाला गया, लेकिन जैसे ही उसने कलेक्शन रिटेलर से की, उसका टैक्स का बर्डन खत्म हो जाता है। इसी तरह जब रिटेलर ने टैक्स पे किया, तो वह जब कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करता है, तो उसका भी टैक्स का बर्डन खत्म होकर कंज्यूमर पर आ जाता है। हालांकि इसका अल्टीमेटली बर्डन कंज्यूमर पर ही रहेगा। परचेज जो लास्ट में सबसे अंत में जो उस वस्तु को या उस सेवा को कंज्यूम करने के लिए उसको खरीदेगा, टैक्स का बर्डन उसी व्यक्ति पर रहेगा। लेकिन यहां पर पूरी प्रोसेस में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता चला जाएगा, जब तक कि उसको अल्टीमेटली कंज्यूम ना कर लिया जाए। नंबर 4, रिग्रेसिव नेचर। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का नेचर हमेशा रिग्रेसिव नेचर होता है। रिग्रेसिव नेचर का मतलब यहां पर यह है कि किसी वस्तु पर या किसी सेवा पर जब कोई टैक्स लगाया जाता है, जब कोई कर लगाया जाता है, तो यह इररिलेवेंट हो जाता है कि इसको अल्टीमेटली कंज्यूम करने वाला कोई रिच पर्सन है या फिर कोई पुअर पर्सन है। मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति भी उस वस्तु को खरीदता है, उसको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसको कोई अमीर आदमी खरीदता है, तो उसको भी उस वस्तु पर उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर गरीब और अमीर में कोई भी फर्क नहीं रह जाता है, दोनों के लिए ही यहाँ पर सेम रेट ऑफ टैक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा कोई टॉफी भी खरीदता है, कोई कैंडी खरीदता है, वह भी इनडायरेक्टली कोई ना कोई टैक्स पे कर रहा है। यहाँ पर एक बच्चा भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है। अगर कोई उसे बड़ा खरीदता है, तो वह भी सेम रेट ऑफ टैक्स पे कर रहा है। दिस काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम ब्रिंग्स एवरीवन फ्रॉम पुअर टू रिच अंडर द सेम टैक्स ब्रैकेट। नंबर 5, डिफरेंट टैक्स रेट्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर डिफरेंट टैक्स रेट्स रखी जाती हैं। अगर कोई लग्जरी गुड्स है, तो उस पर हाई रेट ऑफ टैक्स होता है, और अगर कोई नेसेसिटीज से रिलेटेड कोई वस्तु है, उस पर लो रेट ऑफ टैक्स रखा जाता है। गवर्नमेंट लेवीज हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी गुड्स लाइक टोबैको, अल्कोहल, लग्जरी कार्स एटसेट्रा, एंड जीरो नील रेट ऑफ टैक्स ऑन एसेंशियल गुड्स लाइक बुक्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। हम आगे जीएसटी में भी देखेंगे कि जीएसटी में भी बहुत डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स रखी गई हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। नंबर 6, नो डायरेक्ट पिंच। तो जैसा कि हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस मेनली गुड्स और सर्विसेज पर लगाए जाते हैं, और जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं, तो बेसिकली उसके अंदर टैक्स एलिमेंट ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है, और कई बार हमें उस चीज का पता भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रोविजनल स्टोर पर जाते हैं और वहां पर शैम्पू खरीदते हैं, तो उसमें भी इनडायरेक्टली आप टैक्स पे कर रहे हैं, और उस व्यू में जो आप शैम्पू के लिए पे करते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, और वहां पर आपको पता नहीं होता है कि हम वहां पर कोई टैक्स पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर टैक्सेस की जो वैल्यू है, वो प्रोडक्ट की वैल्यू में इंक्लूड होने की वजह से डायरेक्टली पिंच नहीं होता है कंज्यूमर को। सिंस वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इज जनरली inbuilt in the price of the commodity, most of the time the taxpayer pays the same without actually knowing that he is paying tax to the government. Thus, taxpayer does not perceive a direct pinch while paying indirect taxes. Number 7, inflationary. Indirect taxation directly affects the price of commodities and services and leads to inflationary trend. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वह गुड्स और सर्विसेज पर लगाए जाते हैं। तो अगर डायरेक्ट टैक्सेस की टैक्स रेट्स इंक्रीज होंगी, तो वैल्यू ऑफ गुड्स भी इंक्रीज होगी, और अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेट्स कम होगी, तो वैल्यू ऑफ गुड्स भी कम होगी। तो फ्रेंड्स, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, फीचर्स थी इनडायरेक्ट टैक्सेस की, जो कि हम आगे जैसे जैसे जीएसटी स्टडी करेंगे, तो आपको भी समझ में आता चला जाएगा। सभी फीचर्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी इन्वॉल्व है। मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जीएसटी, कमोडिटी टैक्स है, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, इसमें भी वही सिस्टम है जीएसटी में भी। रिग्रेसिव नेचर, जीएसटी सभी के लिए सेम है। अगर कोई गरीब आदमी भी कोई गुड्स खरीदता है, तो उसको उतना ही जीएसटी पे करना है जितना कि एक अमीर आदमी को करना है। डिफरेंट टैक्स रेट्स इसमें भी है। नो डायरेक्ट पिंच यह फीचर भी है। कुछ कमोडिटीज में जीएसटी इंक्लूड होता है, जिनको खरीदते समय हमें पता ही नहीं चलता है कि हम जीएसटी पे कर रहे हैं। इन्फ्लेशनरी है, अगर जीएसटी की रेट इंक्रीज होगी, तो इन्फ्लेशन, तो गुड्स की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर कम होगी, तो गुड्स की वैल्यू कम होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही तरह की गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेस लगाए जाते हैं। अगर हम बात करें 1 जुलाई 2017 की, इस डेट से गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूरे भारत देश में एप्लीकेबल कर दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करें 1 जुलाई 2017 से पहले हमारे देश में कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जा रहे थे,
तो सबसे पहले हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाने वाले इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स। ये ब्रॉडली वो टैक्सेस हैं, मेन टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑल ओवर इंडिया लगाए जा रहे थे। यहाँ पर सर्विस टैक्स की कलेक्शन, एक्साइज ड्यूटी की कलेक्शन, कस्टम ड्यूटी की कलेक्शन और सेंट्रल सेल्स टैक्स की कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही थी। उसके बाद हम बात करें स्टेट लेवीज की, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेस लगाए जा रहे थे। उनमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वैट, वैल्यू एडिड टैक्स या फिर सेल्स टैक्स जिसे हम कह सकते हैं, लग्जरी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स एंड ऑक्ट्रॉय। ये वो मेन टैक्सेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जा रहे थे। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे थे कि एक बिजनेसमैन के द्वारा इतने सारे टैक्सेस का बर्डन, इतने सारे टैक्सेस की कंप्लायंसेस बियर की जा रही थी। इतने सारे टैक्सेस का सामना करते हुए कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रहा था। और उन सभी मुसीबतों को खत्म करने के लिए, उन सभी मुसीबतों को समाप्त करने के लिए देश में एक ऐसे टैक्सेशन स्ट्रक्चर की जरूरत थी जहां पर इतने सारे मल्टीपल टैक्सेस की कंप्लायंसेस को खत्म किया जाए और एक टैक्स लगाया जाए। अगर हम बात करें जीएसटी आने से पहले एक बिजनेसमैन किन किन मुसीबतों का सामना कर रहा था जिसकी वजह से इंडिया जैसे देश में जीएसटी की जरूरत पड़ी। द प्रेजेंट इंडियन indirect taxation system has a number of problems and to overcome these problems GST is introduced। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ए लार्ज नंबर ऑफ टैक्सेस एंड कंप्लायंसेस। तो जैसा कि अभी हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे टैक्सेस लगाए जा रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे टैक्सेस लगाए जा रहे थे। तो एक बिजनेसमैन को ना चाहते हुए भी बहुत सारे टैक्सेस और उनकी कंप्लायंसेस का सामना करना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं इतनी सारी कंप्लायंसेस करते हुए वह कोई ना कोई गलती कर बैठता था जिसकी वजह से उसके ऊपर हमेशा एक बर्डन रहता था, एक प्रेशर रहता था। इन दी ओल्ड indirect taxation system, a businessman has to comply with a large number of compliances under excise law, VAT law, and service tax law, etc. Due to all these compliances, he was always in a burden of compliances and not doing his business very well. GST helps him to reduce the burden of multiple taxes। तो यहां पर जीएसटी को लाने की जो सबसे बड़ी वजह थी इतने सारे टैक्सेस को खत्म किया जाना। ऑलमोस्ट 17 तरह के टैक्सेस को खत्म किया गया, उन सबको मिलाकर एक टैक्स जीएसटी लाया गया। जीएसटी रिप्लेसेस ऑलमोस्ट 17 टाइप ऑफ टैक्सेस। नंबर 2, रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स। अगर मैं बात करूं जीएसटी से पहले की, जीएसटी से पहले हमने देखा एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जा रही थी, सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा रहा था, जबकि वैल्यू एडिड टैक्स वैट, सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा रहा था। और सेंट्रल लेवीज और स्टेट लेवीज के बीच में कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम नहीं था, जिसका मतलब यह था कि अगर कोई व्यक्ति सेंट्रल लेवीज पे करता है, फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी पे करता है, और साथ ही वह स्टेट लेवीज फॉर एग्जांपल वैट पे करता है, तो यहां पर अगर होलसेलर के द्वारा मैन्युफैक्चरर को कोई एक्साइज ड्यूटी पेड की जा रही थी, तो एट द टाइम ऑफ सेल होलसेलर जो वैट चार्ज करता है कस्टमर से, उसमें से कोई भी एक्साइज ड्यूटी का इनपुट नहीं दिया जाता था। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट में दिया गया है कि एक मैन्युफैक्चरर एक होलसेलर को कोई 100 रुपए की वस्तु बेचता है और उस पर 10% की एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करता है जो कि 10 रुपए होती है, और इस 110 रुपए पर 100 प्लस 10, तो यहां पर 110 रुपए पर वैट लगाया जाता है एट द रेट ऑफ 10%, जो कि 11 रुपए होता है। इस तरह यहां पर होलसेलर द्वारा मैन्युफैक्चरर को 121 रुपए की पेमेंट की जाती है, जिसमें 100 रुपए की गुड्स की वैल्यू है, 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी है और 11 रुपीज का यहां पर वैट पे किया जा रहा है होलसेलर के द्वारा। अब यही वस्तु अगर होलसेलर किसी रिटेलर को बेचता है, फॉर एग्जांपल उसका सेलिंग प्राइस है 132 रुपीज, 132 रुपए की यहां पर वस्तु बेची जा रही है, जिस पर होलसेलर वैट चार्ज करता है एट द रेट ऑफ 10%, जो कि 13 रुपीज 20 पैसा होता है। यहां पर होलसेलर के द्वारा कोई भी एक्साइज ड्यूटी चार्ज नहीं की जाएगी क्योंकि वह कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज नहीं कर रहा। तो यहां पर रिटेलर से टोटल 145 रुपीज 20 पैसा कलेक्ट किए जाते हैं होलसेलर के द्वारा। यहां पर जैसा कि हम देख रहे हैं वैट यहां पर चार्ज किया जा रहा है 13 रुपीज 20 पैसा रिटेलर से, जबकि होलसेलर ऑलरेडी 11 रुपीज का वैट पे कर चुका है।
तो यहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट है जो कि ₹2.20 है, वह होलसेलर के द्वारा गवर्नमेंट को जमा कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि होलसेलर के द्वारा जो ₹10 की एक्साइज ड्यूटी पे की गई थी, उसका कोई भी क्रेडिट होलसेलर को नहीं दिया जाता था। वह ₹10 की एक्साइज ड्यूटी कहीं ना कहीं होलसेलर के लिए कॉस्टिंग का पार्ट बन जाता था, और उसी कॉस्टिंग के ऊपर जब वह वैट चार्ज करता था तो यहाँ पर टैक्स पर टैक्स लगाया जा रहा था। मैं बात करूं ₹132 सेलिंग प्राइस की, तो देखा जाए तो इसमें वह एक्साइज ड्यूटी भी इंक्लूड है जो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पे करके आया था, और उस सेलिंग प्राइस पर जब वह वैट चार्ज करता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टैक्स पर टैक्स लगाया जा रहा था। और यही वस्तु जब रिटेलर किसी कंज्यूमर को बेचता है, किसी कस्टमर को बेचता है, तो उसका सेलिंग प्राइस ₹158.40 है, और उस पर वह 10% का वैट चार्ज करता है जो कि ₹15.84 है। तो टोटल यहाँ पर कस्टमर से ₹174.24 लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कस्टमर जो पे कर रहा है वह टैक्स पर भी टैक्स पे कर रहा है। मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी चार्ज की जाती थी वह कहीं ना कहीं होलसेलर की कॉस्टिंग बन जाती थी, और आगे चलकर रिटेलर के लिए कॉस्टिंग बन जाती थी, और जिस पर कहीं ना कहीं वैट चार्ज किया जा रहा था। तो टैक्स पर टैक्स लग रहा था। इसी डबल टैक्सेशन को खत्म करने के लिए एक ऐसे टैक्सेशन सिस्टम की जरूरत थी जहां पर सेंट्रल लेवीज और स्टेट लेवीज एक दूसरे से एडजस्ट हो सके। In the old indirect taxation system, there was no input tax credit between central levies and state levies, and due to this, there was a lot of incidences where double taxation took place. Like no input tax credit was available to the wholesaler for excise duty paid to the manufacturer on goods purchased from manufacturer. No input tax credit to the trader for CST paid to the seller on goods purchased from another state. No input tax credit on service tax paid by a ट्रेडर फॉर सर्विसेज अवेल्ड फॉर द ट्रेडिंग बिजनेस। तो अगर एक ट्रेडर अपने ट्रेडिंग बिजनेस के लिए कोई सर्विस अवेल करता था, कोई सर्विस लेता था, और उस पर अगर कोई सर्विस टैक्स पे करता था, तो यहां पर वैट के अंदर कोई भी सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं दिया जाता था। इसी तरह सर्विस टैक्स लॉ के अंदर वैट का कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता था। इन सभी चीजों को देखते हुए एक ऐसे टैक्सेशन सिस्टम की जरूरत थी जहां पर सेंट्रल और स्टेट दोनों ही टैक्स एक दूसरे से एडजस्ट हो सके। नंबर 3, इंप्रूव कंपटीशन टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट्स। पुराने टैक्सेशन सिस्टम में सभी स्टेट्स के पास अपने वैट लॉज थे, सभी के पास अपनी पावर्स थी, जिसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया किसी भी वस्तु पर डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टैक्स रेट्स मिल जाती थी। In the old indirect taxation system, one of the major problem in indirect taxes is the different tax rates for the same goods in different states. For example, हरियाणा के अंदर राइस पर कोई भी वैट नहीं था, लेकिन हरियाणा के अलावा और कुछ स्टेट्स के अंदर चावल पर राइस पर वैट लगाया जा रहा था, तो जिसकी वजह से हरियाणा में चावल सस्ता मिलता था जबकि दूसरे स्टेट्स में चावल महंगा मिलता था। इसकी वजह से राइस की जो इंडस्ट्री है उसका बिजनेस भी अफेक्ट होता था। तो एक ऐसे टैक्सेशन सिस्टम की जरूरत थी जो ऑल ओवर इंडिया सेम टैक्स रेट रख सके, जिसकी वजह से डिफरेंट टैक्स रेट्स होने की वजह से बिजनेस इफेक्ट्स ना हो। नंबर 4, प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग टैक्सेबिलिटीज इन वेरियस टैक्स लॉज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बिजनेसमैन को समझ ही नहीं आ रहा था जो वह ट्रांजैक्शन कर रहा है वह वैट लॉज में टैक्सेबल है, या फिर सर्विस टैक्स लॉ में टैक्सेबल है, या फिर एक्साइज लॉ में टैक्सेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सॉफ्टवेयर की सेल करते हो तो यह नहीं पता चल रहा था कि सेल ऑफ सॉफ्टवेयर को सर्विस माना जाएगा या फिर सॉफ्टवेयर को गुड्स मानते हुए उस पर वैट लगाया जाएगा। इन ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स पेयर्स वर नॉट कॉन्फिडेंट whether a transaction will subject to service tax or sales tax like sale of software. इसी का दूसरा एग्जांपल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मींस बेसिकली वहां पर जहां पर लेबर और मटेरियल का काम एक साथ किया जाता था। तो यहाँ पर लेबर इन्वॉल्व होने की वजह से सर्विस टैक्स लॉ अट्रैक्ट होता था, और मटेरियल इन्वॉल्व होने की वजह से वैट लॉ अट्रैक्ट होता था। लेकिन यहाँ पर हमेशा एक डिस्प्यूट रहा, एक कंफ्यूजन रहा वैल्यूएशन को लेकर कि सर्विस टैक्स लॉ में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या ली जाएगी और वैट लॉ में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या ली जाएगी। ड्यू टू दिस कॉम्प्लिकेशंस देयर वाज ऑलवेज ए फियर इन द माइंड ऑफ टैक्स पेयर्स whether he was taking right steps or wrong. यहाँ पर एक ऐसे टैक्सेशन सिस्टम की जरूरत थी जो इन सभी कंफ्यूजन्स को खत्म कर सके। उसके अलावा और बहुत सारे रीजंस थे, लाइक रिडक्शन इन करप्शन। करप्शन बहुत ज्यादा था डिपार्टमेंट्स के अंदर, उसको कम करना था। ट्रांसपेरेंसी की जरूरत थी
इंक्रीज इन गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट्स का रेवेन्यू भी इंक्रीज करना था। इन सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पर एक ऐसे टैक्सेशन सिस्टम की जरूरत थी जो इन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सके। इन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सकता था गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ से। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी। अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो यह बिल्कुल वैल्यू एडिड टैक्स वैट की तरह है। जीएसटी से पहले जिस तरह वैट रिजीम में अगर आप विद इन द स्टेट कोई भी सेल करते हैं तो उस पर जो भी वैल्यू एडिशन होती है उस पर आपको टैक्स पे करना होता था। विद इन द स्टेट अगर कोई भी सेलर कोई भी गुड्स सेल करता था तो वह बायर से वैट चार्ज करता था, और जो वैट वह एट द टाइम ऑफ परचेज पे करता था उसका क्रेडिट एट द टाइम ऑफ सेल जो वैट उसने बायर से चार्ज किया है उसमें से ले लेता था। दैट मीन्स जो भी वैट उसने बायर से चार्ज किया है उसमें से जो वैट वह ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ परचेज पे कर चुका है उसको लेस कर देता था, माइनस कर देता था, और जो भी डिफरेंस होता था वह वैट गवर्नमेंट को पे कर देता था। फॉर एग्जाम्पल, सेलर ने वह गुड्स सेल की है 150 रुपए की और उस पर 10% का वैट चार्ज किया है 15 रुपीज, और मान लीजिए वही गुड्स उसने 100 रुपीज की परचेज की थी और उस पर एट द रेट ऑफ 10% 10 रुपए का वैट पे किया था। तो यहाँ पर जैसा कि सेलर ने बायर से 15 रुपीज वैट चार्ज किया है और वह ऑलरेडी 10 रुपीज पे कर चुका है एट द टाइम ऑफ परचेज, तो यहाँ पर सेलर को सिर्फ 5 रुपीज का जो डिफरेंस है वह वैट गवर्नमेंट को पे करना था। यही सेम कॉन्सेप्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में रखा गया है। अगर कोई भी सेलर गुड्स सेल करता है तो वह कस्टमर से गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज करेगा, और जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स वह एट द टाइम ऑफ परचेज पे करके आया है उसका क्रेडिट जो भी बायर से उसने जीएसटी चार्ज किया है उसमें से ले लेगा, और जो भी डिफरेंस रह जाता है वह गवर्नमेंट को पे कर देगा। यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वैट में और जीएसटी में, वैट जो था वह स्टेट लेवल पर वैल्यू एडिशन होती थी उस पर टैक्स पे किया जाता था, जबकि जीएसटी को नेशनल लेवल पर पूरी कंट्री में एज ए होल जो भी वैल्यू एडिशन होगी उस पर टैक्स पे करना होगा। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वैट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एट स्टेट लेवल पर तो वैल्यू एडिशन पर टैक्स देना होता था, लेकिन जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सप्लाई की जाती थी, कोई सेल की जाती थी, तो उस पर सेंट्रल सेल्स टैक्स लेवी हो जाता था जिसका क्रेडिट बायर को नहीं मिलता था, और उसकी वजह से वह सीएसटी वह सेंट्रल सेल्स टैक्स कॉस्टिंग का पार्ट बन जाता था और उस पर डबल टैक्सेशन तो होता ही था, कस्टमर को भी ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती थी। यहाँ पर जीएसटी के अंदर जो कॉन्सेप्ट रखा गया है वह एट नेशनल लेवल रखा गया है। दैट मीन्स विद इन द कंट्री आप कहीं से भी कोई परचेज करते हैं, कोई भी सेल करते हैं, उसका क्रेडिट आपको दिया जाएगा। द सप्लायर एट ईच स्टेज इज परमिटेड टू अवेल द क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड एडजस्ट दिस क्रेडिट अगेंस्ट द जीएसटी चार्ज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड बाय हिम। Thus, only the final consumer bears the GST charged by the last supplier in the supply chain. तो फाइनल कंज्यूमर जो भी होता है, फाइनल जो परचेज करता है, जो कंज्यूम करने के लिए परचेज करता है, उस पर जीएसटी का बर्डन पड़ता है। तो यहाँ पर एट नेशनल लेवल क्रेडिट अलाउ किया गया है। दैट मीन्स अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी सेल करते हैं तो बायर को उस जीएसटी का भी क्रेडिट मिलता है। तो ऐसे में यहाँ पर उस पर डबल टैक्सेशन नहीं हो पाता है, साथ ही क्रेडिट मिलने की वजह से कॉस्टिंग भी कम रहती है। एग्जाम्पल के लिए एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा 100 रुपए की चीज होलसेलर को बेची जाती है जिस पर जीएसटी एट द रेट ऑफ 20% लेवी किया जाता है। तो यहाँ पर होलसेलर के द्वारा 120 रुपए की पेमेंट की जाएगी मैन्युफैक्चरर को, 100 रुपए की सेलिंग प्राइस और 20 रुपए का जीएसटी पे किया जाएगा। होलसेलर के द्वारा यही वस्तु 120 रुपए की बेची जाती है रिटेल ट्रेडर को जिस पर की एट द रेट ऑफ 20% जीएसटी लेवी किया जाता है। तो यहाँ पर 24 रुपए का जीएसटी हो जाता है। तो टोटल वैल्यू रिटेलर के द्वारा जो पे की जाएगी होलसेलर को वह रहेगी 144 रुपए 144 रुपीज। यहाँ पर होलसेलर जिसने 24 रुपए चार्ज किए हैं रिटेल ट्रेडर से फॉर जीएसटी, वह जो एट द टाइम ऑफ परचेज जो उसने जीएसटी पे किया है 20 रुपीज का, उसका क्रेडिट ले लेगा और 4 रुपए का जो डिफरेंस रह जाता है वह गवर्नमेंट को जमा करा देगा, डिपॉजिट कर देगा। इसी तरह जब रिटेलर
उसी वस्तु को कंज्यूमर को बेचता है, 144 रुपए का सेलिंग प्राइस रखता है और उस पर जीएसटी चार्ज करता है एट द रेट ऑफ 20 रुपीज, जो कि होता है 28 रुपए 80 पैसा। इस तरह वह कंज्यूमर से 172 रुपीज 80 पैसा कलेक्ट करेगा और 28 रुपए 80 पैसे में से वह जो 24 रुपए होलसेलर ट्रेडर को पे करके आया है फॉर जीएसटी, उसका क्रेडिट ले लेगा और इस तरह यहाँ पर 4 रुपए 80 पैसे का वह जीएसटी पे कर देगा गवर्नमेंट को। यहाँ पर अगर हम देखें जिस जिस स्टेज पर भी जो वैल्यू एडिशन हुई है, सिर्फ उसी पर जीएसटी पे किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, होलसेलर द्वारा रिटेल ट्रेडर से 24 रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया जाता है और जबकि 20 रुपीज का जो वह मैन्युफैक्चरर को पे करके आया है उसका क्रेडिट ले लेता है, तो डिफरेंस अमाउंट 4 रुपए गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है। यहाँ पर हम देखें, होलसेलर के द्वारा 100 रुपए की चीज खरीदी जाती है और वह 100 रुपए की चीज 120 रुपए में बेची जाती है। 120 रुपए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वैल्यू एडिशन आती है वह आती है 20 रुपीज। 100 रुपए की चीज खरीदी हुई है और 120 रुपए की बेची जाती है, तो यहाँ पर 20 रुपए की वैल्यू एडिशन की जाती है होलसेलर के द्वारा। अगर हम 20 रुपए पर 20% जीएसटी रेट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 4 रुपए का जीएसटी निकल कर आता है और वही 4 रुपए होलसेलर के द्वारा गवर्नमेंट को जमा कराए गए हैं। उसी तरह हम देखते हैं रिटेल ट्रेडर के द्वारा 28 रुपीज 80 पैसा कंज्यूमर से चार्ज किए जाते हैं और वह 24 रुपए का क्रेडिट लेता है जो वह होलसेलर को पे करके आया है। यहाँ पर वह 4 रुपए 80 पैसे गवर्नमेंट को जमा करा देता है। यहाँ पर अगर हम वैल्यू एडिशन देखें, 120 रुपए की चीज जो रिटेल ट्रेडर ने खरीदी है वह 144 रुपए की बेची जाती है। यहाँ पर जो वैल्यू एडिशन होती है वह होती है 24 रुपए की। अगर 24 रुपए में हम एट द रेट ऑफ 20% जीएसटी रेट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 4 रुपए 80 पैसे का जीएसटी आता है, वही रिटेल ट्रेडर के द्वारा गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया गया है। तो यहाँ पर हम बेसिकली यही देख रहे हैं, जो भी वैल्यू एडिशन होती है सिर्फ उसी पर जीएसटी पे किया जाता है गवर्नमेंट को एट नेशनल लेवल। यहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या विद इन द स्टेट अप्लाई है, इन दोनों ही बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही केसेस में जीएसटी का क्रेडिट दिया जाता है। अगर हम इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से समझें तो यहाँ पर डबल टैक्सेशन भी नहीं हो रहा है और दूसरी बात, कॉस्ट रिडक्शन भी हो रही है। देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स अंडर जीएसटी सिस्टम, ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज टैक्स्ड। इट कैन बी इजीली अंडरस्टैंड बाय आवर दिस एग्जांपल। उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो जीएसटी के आने के बाद लोगों को हुए हैं। अगर उनमें मैं सबसे पहले बात करूं ईज ऑफ कंप्लायंसेस, तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जीएसटी आने से पहले बहुत सारे टैक्स लॉज की कंप्लायंसेस करनी पड़ती थी। फॉर एग्जांपल एक्साइज लॉ, सर्विस टैक्स लॉ, वैट लॉ, सेल्स टैक्स लॉ, एंटरटेनमेंट टैक्स लॉ, तो इस तरह बहुत सारे टैक्स लॉज की हमें कंप्लायंसेस करनी पड़ती थी। अब यहाँ पर इन सभी टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स बना दिया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक टैक्स लॉ की कंप्लायंस करनी है, ना कि बहुत सारे टैक्स लॉज की। नंबर 2, एलिमिनेट मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि मल्टीपल टैक्सेस को खत्म कर दिया गया है, साथ ही डबल टैक्सेशन भी यहाँ पर अवॉइड हो जाता है, डबल टैक्सेशन भी नहीं हो पाता है। जैसा कि हमने अर्लियर देखा था, अर्लियर टैक्स लॉज के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई सेल की जाती थी तो ऐसे में सीएसटी का क्रेडिट नहीं दिया जाता था। उसी तरह अगर एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा होलसेलर को कोई भी सेल की जाती थी तो होलसेलर के द्वारा एक्साइज ड्यूटी पे की जाती थी, जबकि उसको ट्रेडिंग में एक्साइज ड्यूटी का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता था, कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से टैक्स पर टैक्स लग रहा था। तो यहाँ पर डबल टैक्सेशन भी खत्म हो चुका है और मल्टीपल टैक्सेस को भी खत्म किया गया है। नंबर 3, यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर इंडिया। तो अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्मिटी की, जैसा कि हमने देखा था प्रत्येक स्टेट का अपना वैट लॉ था, तो जिसकी वजह से टैक्स रेट्स थी वह भी प्रत्येक स्टेट में अलग अलग थी। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहता था, उसकी वजह से कंपटीशन भी अफेक्ट होता था। तो यहाँ पर जीएसटी लॉ के अंदर ऑल ओवर इंडिया एक ही टैक्स रेट्स रखी गई हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर गुड्स पर कोई भी एक पर्टिकुलर टैक्स रेट है तो वह ऑल ओवर इंडिया एक ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक स्टेट में अलग टैक्स रेट मिलेगी और दूसरे स्टेट में अलग टैक्स रेट मिलेगी। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी ऑल ओवर इंडिया। नंबर 4, इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो जैसा कि अगर ईज ऑफ कंप्लायंस होगा, कॉस्ट रिडक्शन होगी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट रेवेन्यू भी अपने आप इंक्रीज होगा। मोर ट्रांसपेरेंसी रहेगी यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर नेशनल लेवल पर क्रेडिट दिया जा रहा है तो जो बायर है, जो सेलर है, उन सभी को भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी होगी, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी।
नेक्स्ट है रिडक्शन इन करप्शन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं जीएसटी लॉ में जो फेस टू फेस इंटरेक्शन था डिपार्टमेंट्स के अंदर वह खत्म कर दिया गया है। मोस्टली सभी के सभी काम ऑनलाइन करने होते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर करप्शन से भी निजात मिलेगी लोगों को, और साथ ही ओवरऑल रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये जब सभी चीजें रहेंगी, मल्टीपल टैक्सेस अवॉइड होंगे, डबल टैक्सेशन अवॉइड होगा, तो यहाँ पर एक रिडक्शन भी मिलेगी कॉस्ट के अंदर, जिससे कि अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को, बायर्स को बेनिफिट होगा। फ्रेंड्स, ये वो सभी बेनिफिट्स थे जो हमें जीएसटी के आने के बाद मिले हैं, और इससे पहले क्या हालात थे वो हम ऑलरेडी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको जीएसटी के रिगार्डिंग जो भी बेनिफिट्स हैं वो समझ में आए होंगे। अगर मैं बात करूं जीएसटी में किन किन टैक्सेस को सबसम किया गया है, किन किन टैक्सेस को खत्म किया है जीएसटी ने, तो यहाँ पर जीएसटी हैज रिप्लेस्ड द फॉलोइंग टैक्सेस, ऑलमोस्ट 17 टैक्सेस लेविड इन ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम। अगर मैं बात करूं सेंट्रल लेवीज की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जा रहे थे, उनमें बेसिकली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, additional duties of excise goods of special importance, additional duties of excise textiles and textiles products, additional duties of customs known as CVD, काउंटर वेलिंग ड्यूटी यहाँ पर जो लगती थी वह भी खत्म कर दी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम एसएडी वो भी खत्म कर दी, सर्विस टैक्स को यहाँ पर खत्म किया गया, और उसके अलावा जितने भी सेस और सरचार्जेस लगते थे इन सभी लॉज के अंदर, सभी टैक्स लॉज के अंदर वो भी खत्म कर दिए गए। के अलावा अगर मैं बात करूं स्टेट लॉज की, जो स्टेट टैक्सेशन लॉज खत्म किए गए हैं, नंबर 1 स्टेट वैट खत्म कर दिया गया, नंबर 2 सेंट्रल सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया, नंबर 3 परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बैटिंग एंड गैम्बलिंग्स, और इन सभी पर लगने वाले सेसेस और सरचार्जेस ये सभी खत्म कर दिए गए हैं। ऑलमोस्ट 17 टैक्स लॉज को यहाँ पर खत्म किया गया है और रिप्लेस किया गया है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाता है, जिसमें हमने जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन की बात की थी। यहाँ पर हमने बेसिकली वो सभी बातें की हैं जो टैक्सेशन से जुड़ी हुई हैं। टैक्स क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, कितने तरह के टैक्सेस होते हैं, जीएसटी के आने से पहले इंडियन टैक्सेशन सिस्टम की क्या कंडीशंस थी, और जीएसटी आने के बाद इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में क्या चेंजेस आए हैं, क्या बेनिफिट्स हुए हैं, और कितने तरह के टैक्सेस को जीएसटी ने रिप्लेस किया है।